हाँ जी, तो हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के चरण के आधार पर। तो पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या है? प्लेसमेंट मूल्यांकन के लिए जिस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है वह प्रवेश व्यवहार है। ठीक है, मतलब सबसे पहले जैसे हमारा इवेल्युएशन कैसे होता है, आप किसी भी स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो पहले एक वो होगा ना, कोई एग्जाम होगा या कोई इंटरव्यू होगा, या फिर आप नॉर्मल बातचीत ही करेंगे। तो वही है ये प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद है इवेल्युएशन ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट। प्रवेश व्यवहार का मूल्यांकन शिक्षण शुरू होने से ठीक पहले किया जाता है। हाँ जी लवी जी, आप कुछ बोल रहे हो? यस मैम, ये जो साइड में आइकन आ रहा है वो हाइड कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट। ठीक है अभी। यस मैम। ओके, तो ये क्या है? प्लेसमेंट जैसे स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स है क्लास में, और क्लासरूम में घुसने से पहले ही टीचर पहले वो देखते हैं ना कि वो लोग कैसे, कितने व्यवस्थित बैठे हैं, क्या उनका व्यवहार है, बातचीत कर रहे हैं कैसे, मतलब क्या उनका व्यवहार है। तो वही है मूल्यांकन का एक तरीका, फर्स्ट, जो बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, तो वो है ये प्लेसमेंट। It ascertain the knowledge and skills the student possesses। यह छात्र के पास मौजूद ज्ञान और कौशल को सुनिश्चित करता है जो किसी दिए गए विषय क्षेत्र में निर्देश की शुरुआत में आवश्यक है। ठीक है, तो ये पहले, मतलब आपको पहले कैसा ज्ञान है, क्या ज्ञान है, मतलब इसको आप ना दोनों तरीके से रिलेट कर सकते हो। ये एक एंट्रेंस, जब भी आप कहीं भी एंट्रेंस, कोई एंट्री करोगे कोई किसी क्लासरूम में, या फिर आप पहले किसी कॉलेज में जाओगे, तो आपका एक पहले छोटा सा इवेल्युएशन होगा, उसी को हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये ये क्या करेगा, आपके पहले के ज्ञान को, नॉलेज को देखेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी कितनी कुशलता है, कितने आपको उसके बारे में ज्ञान है। ठीक है, अब इसमें जैसे एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या फिर इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चरल एंट्रेंस होते हैं। ठीक है, हर एक कॉलेज में ही मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम पहले होता है, उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये है प्लेसमेंट। अब उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिव या रचनात्मक। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवेल्युएशन। ठीक है, इंटरनल्स जो होते हैं ना, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव। जैसे अगर आपने सीबीएसई से किया होगा 12th 11th 12th, तो उसमें क्या होता है, हमारा एग्जाम होते थे, फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते थे और समेटिव होते थे। फॉर्मेटिव मतलब यूनिट एग्जाम्स भी बोलते हैं उनको, इंटरनल्स भी बोलते हैं। तो वो क्या होते थे कि दो फॉर्मेटिव एग्जाम होने के बाद उसके बाद एक समेटिव एग्जाम होता था। ठीक है, फिर से दो फॉर्मेटिव होने के बाद फिर लास्ट समेटिव होता था। तो 4 बार फॉर्मेटिव एग्जाम होते थे जो 20-20 मार्क्स के होते थे, और 2 बार समेटिव एग्जाम्स होते थे जो मतलब 80-80 शायद मार्क्स के होते थे। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिव एग्जाम, जो इंटरनल इवेल्युएशन होता है। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कंप्लीशन। ये कब चलता है? जब मतलब हमारे बीच में ही ये यूनिट एग्जाम्स या इंटरनल्स कब हो जाते हैं? बीच में ही हो जाते हैं, जब हमारी पढ़ाई चली होती है तभी। उसके बाद इट इज कंडक्टेड मोर देन वंस डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। तो ये एक से ज्यादा बार भी कंडक्ट किए जा सकते हैं, उसके भी हाफ पे ये कंडक्ट होंगे कि आपका कितना बड़ा कोई सिलेबस है या कितने चैप्टर्स है उसमें। जैसे अगर 10 चैप्टर्स है एक पूरे उस सिलेबस में, तो वो आपको 3-3 चैप्टर्स या 5-5 चैप्टर्स करेंगे तो 2 बार होगा, 3-3 करेंगे तो 3 बार होगा। तो इस तरीके से ये कंडक्ट होता है फॉर्मेटिव। इट आइडेंटिफाई एनी लर्निंग एरर दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। यह मतलब ये क्या करता है, आपके लर्निंग एरर को पहचान लेता है पहले ही। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, है ना,
अभी जैसे आप मेरी क्लासेस कर रहे हो, अभी मैं बीच बीच में ही आपसे क्वेश्चंस करती रहती हूँ, जैसे हमारा पहले पहले का हम पूछते हैं कि आपने इस क्लासेस में जो जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो सब यहाँ पे पहले पूछा जाता है, क्वेश्चंस पहले होते हैं। तो मतलब उससे मुझे क्या पता चलता है कि आप लोगों को आगे का समझ आ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आगे का समझते समझते पीछे का भूल गए हो। तो मतलब एक क्या है, ये लर्निंग एरर्स को करेक्ट करने का एक वे है फॉर्मेटिव एग्जाम, या फिर ऐसे इंटरनल्स जो होते रहते हैं। मतलब आपको या टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी समझ में आएगा कि आप कहाँ पे कुछ कमी कर रहे हो, कहाँ पे आपको वापस से उसको ठीक करना है। ठीक है, नहीं तो हम ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का भूल जाएंगे, तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं। फॉर अ टीचर, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शंस एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। तो टीचर्स के लिए जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो इंफॉर्मेशन देता है उनको, और उनकी मतलब उस जो तरीका है पढ़ाने का, उसके उसमें कुछ ना कुछ इफेक्टिव करने का, उसके लिए कुछ उपायों को लेके आने का, प्रभावी बनाने का, ये बनाने में ये हेल्प करता है फॉर्मेटिव एग्जाम। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होते हैं वही फॉर्मेटिव एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक या निदानिक। Diagnostic evaluation is more concerned and identifying the learning difficulties or weakness of learners during instructions. तो ये क्या है, निदानिक मूल्यांकन, जो हमारी कठिनाइयों या कमजोरियों को पहचान लेता है। कब? जब निर्देश दे रहे हैं, मतलब जब हमारा क्लासेस चल रही है उसी टाइम में। दिस इज प्रिवेंटिव मेजर, मतलब ये क्या है, यह एक निवारक उपाय है। टेकन टू फाइंड आउट द एरियाज टू बी इम्प्रूव, ये क्यों लिया जाता है कि हम उन एरियाज को, पर्टिकुलर एरियाज को इम्प्रूव कर सके, एंड टू बी वर्कड अपॉन बाय द रेमेडियल मेजर सजेस्टेड, और उन पे हम उपचारात्मक उपायों पर काम करने के लिए ये किया जाता है। उसके बाद है द टेस्ट फाइंड्स आउट द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम, यह परीक्षण किसी भी समस्या के मूल कारण का पता लगाता है। ये क्या करता है, ये जो आपके टेस्ट है, ये किसी भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके मूल कारण का पता लगाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्या, क्विज और डिबेट्स वगैरह। ठीक है, जैसे हम क्लास के बीच में क्विजेस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो मतलब उससे समझ आता है टीचर्स को भी कि इनका कंसेप्ट कितना क्लियर है, इनको कितनी फैक्चुअल नॉलेज है ना, इस तरीके से, और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए ये डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है या एग्जाम है ये होता है। उसके बाद है आपका समेटिव। समेटिव क्या है, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इवेल्युएशन, जो लास्ट क्लास में होते हैं ना, जो अभी फेब में शुरू होंगे, मार्च में होंगे, और बीच में एक बार हाफ में होते हैं, अक्टूबर नवंबर के बीच में। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं समेटिव एग्जाम्स या समेटिव इवेल्युएशन, ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल इवेल्युएशन। इसको एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी बोला जाता है, और इट इज डन एट द एंड और कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, ये लास्ट में कंप्लीट होने के बाद या एंड में ये होता है। इट डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव बीन अचीव्ड, यह निर्धारित करता है कि निर्देशों के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। ठीक है, जितना आपने सिखाया है उनको कितने हद तक आपने सीखा है, और इसका उपयोग पाठ्यक्रम ग्रेड, ठीक है, अचीव एंड इज यूज फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स, और ये ग्रेड्स देने में, लास्ट में जो ग्रेड्स हम देते हैं ना, इनको ए मिला, बी मिला, तो उसमें ये हेल्पफुल है, उसमें ये काम करता है। Summative evaluation generally include oral reports, project term papers and teacher made achievement test. तो summative में क्या क्या होता है, आपकी जो मतलब आपकी क्लास में कैसा व्यवहार था उसके लिए भी एक कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, ऐसे 5 मार्क्स का शायद वो होता है। फिर उसके बाद आपने कितने प्रोजेक्ट्स करे, आपका पेपर एंड टीचर मेड अचीवमेंट, मतलब ये पूरा का पूरा जो है आपका, ये टीचर्स बनाते हैं कि कैसा था बच्चा, है ना, पूरे आपके क्लास के टाइम में।
तो समेटिव इवैल्यूएशन में हर एक चीज मिलके आती है आपके, तब आपकी एक ग्रेड बनती है। ठीक है, आपका डिसिप्लिन का ग्रेड, आपकी क्लास अटेंडेंस का ग्रेड, और फिर आपके फॉर्मेटिव एग्जाम्स को भी लिया जाता है, फिर उसके बाद समेटिव एग्जाम्स को लिया जाता है। तो तब एक पूरा का पूरा इवैल्यूएशन या फिर हमें एक रिजल्ट के तौर पे वो मिलता है। ठीक है, समेटिव के बाद अब एरिया ऑफ फंक्शन और टाइप ऑफ इवैल्यूएशन एंड देयर फंक्शन, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि बिफोर इंस्ट्रक्शन, निर्देश से पहले कौन सा होता है आपका? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टू नो एंट्री बिहेवियर, उनका जानने के उनके व्यवहार को जानने के लिए प्लेसमेंट बिहेवियर, सॉरी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, क्या आपने कैसे सीखा है उस पर फीडबैक देने के लिए। फिर ये दोनों कब होते हैं? एक सेकेंड, बिफोर इंस्ट्रक्शंस और ड्यूरिंग, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस आना चाहिए, है ना, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक दोनों। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में कल बताती हूँ। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस क्या चलता है आपका? डायग्नोस्टिक टू सोल्व लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर हुआ। और आफ्टर इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन, मतलब जो लास्ट में आपको प्रमाणित सर्टिफिकेट जब दिया जाता है, रिजल्ट जब दिया जाता है, तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं ये बताती हूँ आपको। तो आपको समझ आया प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। उसके बाद हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की प्रकृति के आधार पर। तो इसमें है आपका नॉर्म रेफरेंस, एक सेकेंड, हाँ जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, सबसे पहला है नॉर्म रेफरेंस। इसमें क्या है? नॉर्म रेफरेंस रेफर्स टू standardized tests that are designed to compare and rank test takers in relation to one another। मतलब इसमें क्या होता है? परीक्षणों को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के संबंध में परीक्षार्थियों की तुलना और रैंक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मतलब ये नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि आपको एक वो ग्रेड्स को भी ऐसे दिया जाता है कि अगर कोई 70 से 80% के बीच में उनको बी ग्रेड मिलेगा, जो आपके 80 से 90 के बीच में है उनको ए ग्रेड मिलेगा, और जो 90 से और 9900 के बीच में है उनको ए प्लस प्लस ग्रेड मिलेगा। तो वही है ये नॉर्म, उसको हम बोलते हैं नॉर्म। जो ऐसे हम इतना करते हैं ना 70 to 80, इसको हम बोलते हैं नॉर्म। तो उनके बेसिस पे क्या होता है? तुलना होती है परीक्षार्थियों की, उनकी रैंक्स बनती है कि फिर उसके बाद ऐसा भी होता है ना कि ये जैसे कोई बड़ा एग्जाम होगा तो उसमें ये होगा ना कि यहाँ से यहाँ तक के बच्चे ये आपके आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, यहाँ से यहाँ तक के बच्चे आते हैं सेकंड में, फिर थर्ड में, इस तरह से। तो इट इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, जैसे इसमें बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये यूज होता है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, राजेश स्कोर्ड 98 percentile, which means only 2% candidates scored better than him। ठीक है, तो राजेश ने 98% अंक प्राप्त किए, मतलब कि 2% जो कैंडिडेट्स है वो ही ऐसे होंगे जिन्होंने इतने मार्क्स प्राप्त करे थे। ठीक है, तो ये होता है 98 परसेंटाइल। ठीक है, जब कोई बड़ा एग्जाम होगा, जैसे अभी कौन सा यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था अभी,
ठीक है, वो काफी बड़ा एग्जाम था। तो उसमें बाद में एक नोम नोम बनी थी, मतलब जिनके मार्क्स जितने थे, और फिर उसके बाद उनकी एक नोम बनाई गई थी कि उनको कितने से कितने बच्चों को उसमें रखना है, कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में फिर उनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो ये होता है आपका नोम रेफरेंस। उसके बाद आता है क्राइटेरिया रेफरेंस। क्राइटेरिया रेफरेंस क्या है? Criteria reference assessment means that teacher judgment about how a student does in an assessment task are based on standards and criteria that are predetermined. मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ आपके मानदंड बनाए जाते हैं, ठीक है, क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं। जैसे हम इसको सोच सकते हैं, जैसे आप में से किसी ने अगर ये इंटर यूनिवर्सिटी वगैरह योग में गए होंगे आप, तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया बनाए होते हैं कि 18 to 20 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीनियर कैटेगरी में आएंगे। मतलब ये तो बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, ठीक है। या फिर 15 to 18 ये जूनियर कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये क्राइटेरिया है। फिर उन क्राइटेरिया के हिसाब से उस कैटेगरी में उन बच्चों को लिया जाता है, उन बच्चों को फिर खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। अब जैसे इसका नीचे क्या दिया हुआ है कि ड्राइविंग टेस्ट आर क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनता है ना, तो ड्राइविंग परीक्षण जो है ये मानदंड संदर्भित परीक्षण है, क्योंकि उनका लक्ष्य ये देखना है कि क्या परीक्षार्थी इतना कुशल है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सके, न कि यह देखना कि एक परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थी की तुलना में अधिक कुशल है या नहीं। ठीक है, तो वो एक क्राइटेरिया बना देंगे कि उतने के अंदर आपको मार्क्स जो भी होता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में कि उसका ड्राइविंग टेस्ट कैसा होता है, तो उसमें जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, मतलब वो उसमें आपकी कोई तुलना नहीं होगी कि अगर इनके 98% आ रहे हैं तो हम इनको लेंगे, जिनके 70% आ रहे हैं हम इनको नहीं लेंगे, तुलना नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा उसमें। उसमें बस उनको एक क्राइटेरिया के अंदर फिट होना है, उस क्राइटेरिया या उस टेस्ट को, जितने उसमें क्वेश्चंस हैं उनको उनको पास करना है बस। ठीक है, तो ये होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस इवेलुएशन। ठीक है, या फिर जैसे मैंने अभी आपको योग वाले बच्चों का बताया, तो उनका क्या होगा कि उनका वो सब नहीं देखा जाएगा कि वो कितना अच्छा आसन कर रहे हैं, कितना उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब नहीं देखा जाएगा। अगर वो 18 से 20 ईयर्स के बीच में है तो वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, उन लोगों में ऐसे तुलना नहीं होगी कि नहीं हम इन लोगों को लेंगे, इनका बहुत अच्छे आसन है या उनके बहुत अच्छे कुछ भी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एज का कुछ लिमिटेशंस बनाई हुई है। तो ये होता है क्राइटेरिया रेफरेंस इवेलुएशन। उसके बाद आता है आपका ये आपको आया ये समझ, नो मोर क्राइटेरिया? हाँ मैम आया। हाँ जी, ठीक है। कुछ भी नॉर्म डाउट होगा तो आप पूछना। हाँ जी। नॉर्म में ये भी हो सकता है, जैसे अभी हम लोगों का नेट का रिजल्ट आया था तो उसमें परसेंटाइल लिख के आया था, हम्म। ये वही हाँ है। हाँ जी, हाँ जी, वही है ये। परसेंटाइल आता है, मतलब इतने लोगों से, जैसे इसमें एग्जाम्पल था ना, अभी ये वाला एग्जाम्पल था, मतलब आप 2% लोगों से इतने इतने कैंडिडेट से आप पीछे हो। ठीक है, 2% कैंडिडेट से। ठीक है, या फिर किसी का 95% आएगा मान लो, तो मतलब 5% लोगों के आपसे ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, ये होता है नॉर्म रेफरेंस्ड। चले अभी आगे। यस मैम। ओके, CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये क्या है? इंट्रोड्यूस बाय द यूजीसी। यूजीसी ने ये दिया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स दैट अलाउज स्टूडेंट टू चूज देयर सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, जिसमें
स्टूडेंट्स अलाउ होते हैं कि वो अपने हिसाब से किस सब्जेक्ट को चूज कर सके. The student can be at basic or advanced level instead of the conventional marking system. The CBCS system use credits. तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना स्वयं के बारे में, कि उसमें हमें कुछ क्रेडिट्स के कोर्सेज मिलते हैं. तो अब ये जो CBCS है, इसमें क्या होगा कि आपको वो क्रेडिट्स को पूरा करना होता है. मतलब जैसे आपके 2 क्रेडिट का एक एग्जाम है और आपने उसको अपने यहाँ पे ना दे के आपने उसको स्वयं का कोई कोर्स ज्वाइन करा और वहां से आपने 2 क्रेडिट्स उठाए, वहां से आपने उस एग्जाम को पास करा, वहां से आपके 2 क्रेडिट मिले. तो मतलब वो जो क्रेडिट्स है 2, वो आपके जुड़ जाएंगे इसमें, आपका जो एक कोर्स चल रहा है उसी में. तो ये यहाँ से आपको 2 क्रेडिट मिले. मतलब ये क्या है, पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक है. स्टूडेंट जब चाहे जो चाहे एग्जाम क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट को चूज कर सकता है और वहां से अपने क्रेडिट को उठा सकता है. ठीक है, ये होता है CBCS में. अब ये थोड़ा सा आपको हर जगह ये नहीं मिलेगा. मतलब एक नॉर्मल जो हमारे जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, हर कोई इसको अलाउड नहीं करता. अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुआ है. तो हर कोई इसको अलाउड नहीं करता. बट हाँ, इतना है कि अगर जैसे आपको अपना यूनिवर्सिटी का कोर्स तो कंप्लीट करना ही है, वहां के एग्जाम्स तो देने ही है, लेकिन अगर आप स्वयं से या फिर कहीं और से ऐसे क्रेडिट्स लेना चाहोगे, वो भी जुड़ेंगे आपकी प्रोफाइल में. ठीक है, लेकिन और किसी किसी कॉलेज में ऐसे अलाउड भी होता है कि आप किसी और सब्जेक्ट में जाके कर रहे हो और वहां से क्रेडिट ले रहे हो. ठीक है, तो ये है CBCS. स्टूडेंट सेंट्रिक है पूरी तरह से. आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को अपने हिसाब से पढ़ सकते हो. ठीक है, और आपको क्रेडिट्स मिलेंगे. उसके बाद है फीचर्स ऑफ CBCS. क्या है इसके? प्रोवाइड स्टूडेंट विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ कोर्स. ठीक है, एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. आप किसी भी कोर्स को चॉइस कर सकते हो, चूज कर सकते हो. जैसे एग्जांपल दिया है, BTech कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ऑप्शन फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट. ठीक है, कोई BTech के कैंडिडेट है, वो भी ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है, स्टूडेंट कैन चूज कोर्स एट बेसिक और एडवांस लेवल. स्टूडेंट अपने जो कोर्स को बेसिक और एडवांस लेवल दोनों पे चूज कर सकते हैं, किसी भी लेवल में. उसके बाद है लर्नर एक्वायर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स. और इसमें क्या है, जो शिक्षार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स हैं, वो ऐसे कोर्सेज को चूज कर रहे हैं जिसमें मतलब जो जॉब ओरिएंटेड हो, जिससे रोजगार मिल सके, जो कुछ ऐसी स्किल्स हो. ठीक है, ऐसे को वो चूज कर रहे हैं. उसके बाद है हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट गेट द चांस टू गेन एक्स्ट्रा क्रेडिट्स. ठीक है, कोई जो बहुत प्रेरित छात्र है, जो अपना कोर्स भी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा उनको क्रेडिट्स भी चाहिए, वो क्या करते हैं, यहाँ से क्रेडिट्स गेन कर सकते हैं. उसके बाद है क्रेडिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड इफ स्टूडेंट चेंज हिज यूनिवर्सिटी. ठीक है, यदि छात्र अपना विश्वविद्यालय बदलता है तब भी क्रेडिट उनको मिलेंगे. ठीक है, वो ट्रांसफर किए जाएंगे. उसके बाद है CBCS. मतलब ये क्या है, जैसे कि आपने 1 साल तक, आपने ये शायद कहीं पढ़ा भी होगा, अभी जो आई थी ना स्कीम जो आई थी एजुकेशन पे पूरी, तो उसमें क्या था कि अगर आपने 1 साल अपना कहीं पे BSc करी, ठीक है, उसके बाद आपने वहां से नहीं करनी, कोई भी ऐसा इशू हो गया, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई या खुद की कोई इशू हो गया, तो आप कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में जाके सेकंड ईयर से ही अपना, मतलब अगर सेम सब्जेक्ट में आपको करना है, सेकंड ईयर से अपना वापस से शुरू कर सकते हो. ठीक है, तो और आपके जो क्रेडिट्स है, जो फर्स्ट ईयर के जो क्रेडिट्स है, वो वहीं पे ट्रांसफर हो जाएंगे. ठीक है, ये है आपका क्रेडिट सिस्टम की, मतलब ये इतना हेल्पफुल है आपके लिए.
तो CBCS is a step toward moving away from numerical marking to graded system. तो CBCS जो है वो numerical marking मतलब जो 50% 60% इससे ग्रेड्स पे आ गया, मतलब जो A++, A, B, इन सब ये जो ग्रेडिंग जो सिस्टम है उस पे ये काम करता है CBCS. उसके बाद है 3 टाइप्स ऑफ कोर्स चॉइस, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स और फाउंडेशन कोर्स. कोर कोर्स कौन सा होता है? जो स्टूडेंट नीड टू चूज अ कोर सब्जेक्ट कंपल्सरी टू कंप्लीट द क्रेडिट रिक्वायरमेंट. मतलब आपने देखा होगा आपके उसमें भी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे कोर्स कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो हर किसी को करने थे, कंपल्सरी थे जो, ठीक है. जैसे हम उसमें एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम योग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा जैसे फर्स्ट सेम में क्या था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे एनाटॉमी था, जैसे आपका योग दर्शन था, जैसे आपका उपनिषद थे, ठीक है. तो ये क्या थे? कोर कोर्स थे, ये करने ही करने थे अगर हम BSc योगा कर रहे हैं तो, ठीक है. लेकिन अगर इलेक्टिव कोर्स क्या होता है? इलेक्टिव कोर्स मतलब हमने एक दो कोई ऐसे सब्जेक्ट थे जो हमें ऐड किए गए थे हमारे इसमें, है ना. उनमें से हमें ऐसा दिया गया था कि हमें 3-4 कोई कोर्स के नाम दे दिए थे कि आप इन चारों में से ना कोई एक चूज कर सकते हो, और हर एक स्टूडेंट्स मतलब क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग भी चूज कर सकते हैं. जैसे एक एनवायरमेंट साइंस था, तो मतलब हम एनवायरमेंटल साइंस ले सकते हैं अपने योग वाले सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है. या फिर हम साइकोलॉजी ले सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसा बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट ले सकते, मतलब ऐसे कुछ 3-4 आपको ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से आपको लेना होगा कोई, ठीक है. इलेक्टिव होगा, ये इंटरेस्ट के हिसाब से होगा अपने इलेक्टिव कोर्स. तो दीज सब्जेक्ट हैव मोर जेनरिक कंटेंट एंड एम टू इंक्रीज द स्टूडेंट स्किल्स. तो ये क्या है? ये कोई ऐसे कोर्स होता है जो हमारी स्किल्स को बढ़ा सके, ठीक है. दे एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू सब्जेक्ट दैट आर नॉट इन देयर करिकुलम. जो उनके सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके करिकुलम में नहीं है, लेकिन उनको वो सीखने चाहिए या उनकी स्किल्स उससे बढ़ेगी. तो स्टूडेंट गेट द फ्रीडम टू ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट. तो स्टूडेंट्स को फ्रीडम होती थी कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है, कोई भी एक ऐसा एग्जाम ज्वाइन कर सकता है. और फिर उसके बाद आता है फाउंडेशन कोर्स. तो उसमें क्या होता है? ऑल्सो रेफर टू एज एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स. द फाउंडेशन कोर्स ऑफर वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट दैट लीड टू नॉलेज एनहेंसमेंट. तो ये क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स क्या होता है? फाउंडेशन कोर्स जो मतलब एकदम आपके जो भी कुछ वैल्यूज होंगी, वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट, है ना. कोई ऐसा सब्जेक्ट मूल्य आधारित विषयों की पेशकश करता है जो ज्ञान वृद्धि की ओर ले जाते हैं. मतलब एक फाउंडेशन या एक बेस जिसका हमें मजबूत करना है, जिससे जैसे हमारा फाउंडेशन क्या कोर्स क्या होता था? फाउंडेशन जो हमारी फर्स्ट यूनिट है ना योग की, फाउंडेशन ऑफ योगा, कुछ ऐसा ऐसा करके था वो. तो पहला ही कोर्स क्या था? वो फाउंडेशन ऑफ योगा था, एक सब्जेक्ट ये हुआ. फिर 2-3 सब्जेक्ट हमारे कोर कोर्स वाले थे जिनको करना ही करना था, मतलब जैसे आपका एनाटॉमी हुआ, जैसे आपका योग दर्शन हुआ, जैसे आपके उपनिषद हुए, ऐसा कुछ, या फिर एक एप्लीकेशन ऑफ योगा हुआ, ऐसा कुछ हुआ. और एक आपका इलेक्टिव कोर्स होता था जिसमें हम एक चूज करते थे, जैसे किसी ने मोस्टली लोग साइकोलॉजी चूज करते हैं, है ना, योग वाले, या फिर एनवायरमेंटल चूज करते हैं. तो ये आपके 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी. इसमें क्या है थोड़ा सा जानने के लिए कि एक पाठ्यक्रम में व्याख्यान यानी कि लेक्चर, ट्यूटोरियल, लेबोरेटरी वर्क, फील्ड वर्क, आउटरीच एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट वर्क, वोकेशनल ट्रेनिंग, वाइवा, सेमिनार्स, टर्म पेपर्स, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, सेल्फ स्टडी एंड सो ऑन, और अ मिक्स ऑफ दीज, ठीक है. एक ऐसा कोर्स मतलब जो पाठ्यक्रम है, एक पाठ्यक्रम में ये सब शामिल होता है,
मिश्रण शामिल हो सकता है। मतलब कोई भी आप कोर्स करोगे तो उनमें हर एक चीज होगी ये, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपका ये क्या बोलते हैं उसको, लेक्चर मेथड ही चलेगा हमेशा। कभी कभी ट्यूटोरियल भी हो सकता है, आपको 1 by 1 भी आप टीचर समझा सकते हैं, लेबोरेटरीज में भी लेके जाएंगे, फील्ड वर्क भी होगा, कुछ आउटरीच बाहर जाने का भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, प्रोजेक्ट काम भी होगा। फिर उसके बाद आपका वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह भी होंगी, वाइवा भी होते ही है जब हमारे एग्जाम होते हैं, सेमिनार्स होंगे, टर्म पेपर होंगे, असाइनमेंट होंगे। तो मतलब इसमें ये बताया है कि कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें ये सारी चीजों का मिश्रण होता है, ठीक है। उसके बाद है द ग्रेडिंग मेथड इज taught to be superior to the traditional marks system, and as a result it is used by the best universities in India and internationally। तो ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है कि जो ग्रेडिंग मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड है, सुपीरियर है ट्रेडिशनल मार्क सिस्टम से। क्योंकि इससे क्या होता है, एंड अ रिजल्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि किसी को भी ऐसे, मतलब जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, किसी का 1-2 नंबर कम आया तो एकदम से, अगर आप उसमें हो परसेंटाइल वाले या मार्क्स वाले सिस्टम में हो, 1-2 नंबर कम आया किसी का तो उस एकदम से उसको इतने कम परसेंट हो जाएंगे, है ना, या फिर उनको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाएगा। लेकिन ग्रेडिंग में देखो कितना वो होता है ना, कि आपके 70 to 80% है, उनको भी 71 वाले को भी सेम उसमें रखेंगे और 79 वाले को भी सेम उसमें रखेंगे। मतलब ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और इंटरनेशनली ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो बताया गया है कि जैसे कि ग्रेड्स कैसे दिया जाता है। ए बी मतलब एब्सेंट, एफ फेल, पी पास, सी एवरेज, एबोव एवरेज, बी प्लस गुड, ए वेरी गुड, ए प्लस एक्सीलेंट और ओ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडिंग पॉइंट है। उसके बाद आपका एग्जाम नेक्स्ट आता है सीबीटी। कितना बड़ा है ये, हाँ ठीक है, आज कर लेंगे हम इसको। तो सीबीटी क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, जिसमें क्या है, आईसीटी हैव नाउ बिकम एन इसेंशियल कंपोनेंट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द लास्ट डिकेड। तो आईसीटी क्या है, एक बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है हायर एजुकेशन में, इंडिया में भी कुछ पिछले एक दशक से, ठीक है। इन सीबीटी is employed, computer technology is employed, which means the candidate use computer to answer question presented on the monitor, ठीक है। इसको आप अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम से ले सकते हो कि क्या होता है, आंसर क्वेश्चंस प्रेजेंट होता है आपके मॉनिटर पे और वहीं से मतलब आपको आंसर्स देने होते हैं। उसके बाद है इन इंडिया सीबीटी हैज बीन स्टार्टेड फॉर नंबर ऑफ एग्जाम सच एज, किन किन एग्जाम्स के लिए ये शुरू हुआ सीबीटी, जैसे आईबीपीएस फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड करेंटली बाय एनटीए टू कंडक्ट एग्जाम फॉर यूजीसी नीट एक्सेट्रा, ठीक है। उन सब के लिए क्या हुआ, ये सीबीटी शुरू हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये लार्ज स्केल डिलीवरी ऑफ टेस्ट, ठीक है, बड़े पैमाने पर ये डिलीवरी कर सकता है टेस्ट की। वेल ऑर्गेनाइज एंड स्मूथ प्रोसेस, ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज होता है और स्मूथ प्रोसेस होती है। टेकिंग केयर ऑफ कैंडिडेट विद स्पेशल नीड, जिनको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी ये मतलब उनको भी ये विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी को भी देखभाल करता है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम कंडक्टेड विद इंटीग्रिटी, ईमानदारी के साथ परीक्षाएं आयोजित होती है इसमें। नेक्स्ट है आपका टू टाइप्स ऑफ सीबीटी, सीबीटी भी दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और एडेप्टिव। तो लीनियर कौन से होंगे, this involve a full length examination in which the computer selection different question for individual without considering their performance level,
तो इसमें एक पूर्ण परीक्षा शामिल होती है जिसमें कंप्यूटर व्यक्तियों के प्रदर्शन स्तर पर विचार किए बिना उनके लिए अलग अलग प्रश्नों का चयन करता है। ठीक है, यह है लीनियर टेस्ट। मतलब इसमें हर एक जो स्टूडेंट है उनके लिए अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये है लीनियर। अब अडेप्टिव क्या है? हियर द कंप्यूटर सेलेक्ट अ रेंज ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल। इसमें क्या होगा? व्यक्तिगत प्रदर्शन स्तर के आधार पर प्रश्नों की श्रृंखला का चयन करता है। अच्छा, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपने कोई क्विज वाला या कुछ ऐसा वो देखा होगा जिसमें हम क्वेश्चंस होते हैं, हम आंसर करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, किसी किसी में तो ये होता है कि आप हर किसी के लिए एक तरह के क्वेश्चन फीड है उसमें और वो आते रहेंगे, हम उनसे आंसर करेंगे, वो गलत होंगे सही होंगे, लास्ट में हमें उसका आंसर मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी वो होती है, क्विजेस वगैरह ऐसी होती है कि जिसमें आपके आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो आपने एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आपके लिए फिर नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ आएगा, बेसिक आएगा, फिर आपने उसका आंसर दिया, फिर फिर मतलब उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट होगा, आपने अगर उसका भी आंसर कर दिया तो और डिफिकल्ट आएगा, और डिफिकल्ट आएगा। और अगर आप एक बार में ही रुक गए, डिफिकल्ट वाला आप नहीं कर पाए, तो फिर आपके लिए ना वापस से बेसिक वाला क्वेश्चन वो दे देंगे कंप्यूटर। ठीक है, फिर आपने वो करा, फिर आपके पास वापस दूसरा एक बेसिक। मतलब ये व्यक्तिगत इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस आते जाते हैं उसमें। ठीक है, ये होता है एडेप्टिव टेस्ट। ठीक है, ये आप लोग को कभी देखा आपने ऐसा कोई टेस्ट या कोई क्विज? थैंक यू। अभी मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, देखा है मैम। देखा है ना ऐसा? तो ये यस मैम, लैंग्वेज लीनियर। जब लैंग्वेज सीखते हो कोई विदेशी तो वो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते रहते अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ मैंने भी ऐसा देखा है, कुछ कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है उनमें, है ना, क्विजेस वगैरह में। तो यही है आपका इवैल्यूएशन सिस्टम, लीनियर और अडेप्टिव। अच्छा, इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो अभी। मैम आ गया समझ। आ गया समझ? विजय जी, आपको आया? जी मैम। और ज्योति जी? जी, ठीक है। अच्छा, कल फिर मैं आपसे पूछूंगी, तब मुझे पता चलेगा कितना समझ आया आप लोग को।